हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और ये कितनी होती हैं। पहले हम जब इस बातों को समझ लेंगे फिर हमें डायमेंशनल एनालिसिस को समझना आसान हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। देखिए, ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकें और इन क्वांटिटीज़ की टर्म्स में हम फिज़िक्स के लॉज को एक्सप्रेस कर सकें, ऐसी सभी क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक फंडामेंटल और दूसरी डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्रेसिबल होती हैं। जैसे लेंथ है, अगर हमें लेंथ को मेज़र करना है तो हमें किसी और क्वांटिटी को मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। हमें टाइम को मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके मास को मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। लेंथ अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो हम लेंथ को फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन अगर हम कहें स्पीड, क्या स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी होगी? क्या स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगी, क्योंकि अगर हमें किसी बॉडी की स्पीड को मेज़र करना है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की बॉडी ने और कितने टाइम में कवर की। अगर हमारे पास डिस्टेंस की तो नॉलेज है कि इतनी डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल की है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने टाइम में ट्रैवल की है, तो हम स्पीड नहीं बता सकते। हमें ये तो पता है कि कितने टाइम तक चले, लेकिन कितना चले ये नहीं पता, तो भी हम स्पीड नहीं बता सकते। तो स्पीड को हमने डिराइव किया डिस्टेंस से और टाइम से। ठीक है, इसीलिए वो डिराइव क्वांटिटी है, जबकि लेंथ या डिस्टेंस ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फिज़िक्स में हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैं उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के नाम यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और साथ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी and amount of substances. These are 7 fundamental quantities. ठीक, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं, और इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के जो नाम हैं वो हैं, एक तो एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। एंगल और सॉलिड एंगल, ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहलाती हैं। इन 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज फिजिक्स में यूज होती हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज तो बहुत है, कुछ भी लिख दीजिए आप। स्पीड है, ठीक है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है, ठीक,
बहुत सारी एनर्जी है, वर्क है, पावर है। तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ठीक, तो अब तक हमने पढ़ लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ एक ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, जिनकी टर्म्स में हम फिज़िक्स के लॉज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ सेल्फ एक्सप्रेसिबल होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी और क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती हैं। फिज़िक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के नाम भी लिखने के लिए 11th स्टैंडर्ड में आते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। और इन यूनिट्स को छोड़कर, इन क्वांटिटीज़ को छोड़ करके और जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं, या कहें ये किसी और क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं, 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये 7 हैं और इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। अब यूनिट के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद ही सीधे डायमेंशंस पर आएंगे। यूनिट का क्या मतलब होता है? किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जिस स्टैंडर्ड अमाउंट से हम उस क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी डिस्टेंस को हमें मेज़र करना है तो हमने एक स्टैंडर्ड अमाउंट बना ली कि भाई इतनी स्टैंडर्ड अमाउंट जो है हमारी, इतनी लेंथ 1 मीटर है, और ये पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड है कि इतनी लेंथ जो है वो 1 मीटर की ही होगी। देखिए, अगर हम यूनिट को स्टैंडर्ड नहीं करेंगे तो मेज़रमेंट बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक अमाउंट को स्टैंडर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी स्टैंडर्ड अमाउंट को हम यूनिट कहते हैं। अब मान लीजिए हमने एक यूनिट बना ली और कोई डिस्टेंस है जिसको हमें मेज़र करना है, और ऐसी 7 यूनिट्स को जोड़ करके वो डिस्टेंस आई। ठीक है, तो अगर हमने इस यूनिट का नाम मीटर दे दिया तो वो डिस्टेंस 7 मीटर हो जाएगी। 7 मीटर का मतलब जो स्टैंडर्ड अमाउंट हमने मीटर ली थी उसका 7 बार यूज़ करना पड़ा, तब वो डिस्टेंस आई। ठीक, इसी तरीके से मास की एक हमने स्टैंडर्ड यूनिट ले ली, किलोग्राम। अब हमने किसी चीज़ को तोला और मान लीजिए वो 10 किलोग्राम है, तो इसका मतलब है 1-1 किलोग्राम को हमने 10 बार वहाँ पर रखा, तब 10 किलोग्राम वज़न आया, उसका मास आया। ठीक है, तो किलोग्राम एक स्टैंडर्ड अमाउंट है मास की, और ये पूरे वर्ल्ड में 1 किलोग्राम में जितना मास होगा वो पूरे वर्ल्ड में 1 किलोग्राम में उतना ही मास होगा। तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो हम चूज़ कर लेते हैं, उसको हम उस फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट कहते हैं। अब मेज़रमेंट के हिसाब से ये यूनिट छोटी बड़ी ले लेते हैं। जैसे अगर हमें बहुत लंबी डिस्टेंस को मेज़र करना है तो हमने किलोमीटर यूज़ कर लिया, थोड़ी छोटी डिस्टेंस यूज़ करनी है हमने मीटर ले लिया, हमने और छोटी डिस्टेंस मेज़र करनी है हमने फुट ले लिया, और छोटी डिस्टेंस मेज़र करनी है हमने इंच ले लिया, और छोटी डिस्टेंस मेज़र करनी है हमने सेंटीमीटर ले लिया, और छोटी डिस्टेंस मेज़र करनी है हमने मिलीमीटर ले लिया। तो इस तरीके से अलग अलग स्टैंडर्ड्स हमने चूज़ कर लिए। ठीक है, उन स्टैंडर्ड्स का आपस में रिलेशन है। जैसे 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, तो जब बड़ी डिस्टेंसेस को मेज़र करने की बात आती है तो फिर हम बड़ी यूनिट्स यूज करते हैं, और जब छोटी डिस्टेंसेस की मेज़र करने की बात आती है तो हम छोटी यूनिट्स यूज करते हैं। यूनिट भी 2 तरह की हो जाती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट होंगी वो फंडामेंटल यूनिट्स, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स होंगी वो डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे लेंथ की यूनिट
मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। इसके अलावा और जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। अब जरा हम समझते हैं डायमेंशंस क्या चीज़। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। इतनी बातें समझने के बाद डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, अगर हमें किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना तो क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीड में दो चीज़ें हैं, एक डिस्टेंस है और एक टाइम। डिस्टेंस का मतलब लेंथ है, ठीक। हमने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी उसमें से हम मास को रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल एम से, लेंथ को रिप्रेजेंट कर देंगे एल से और टाइम को रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल टी से। ज़्यादातर डिराइव्ड क्वांटिटीज इन्हीं 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में रिप्रेजेंट हो जाएंगी, ठीक है। जब हम हीट वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बस एक टेम्परेचर और इंक्लूड हो जाएगा, और 12th में जब हम करंट वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट और इंक्लूड हो जाएगी। वरना 11th स्टैंडर्ड के ज़्यादातर ड्राइव्ड यूनिट्स को, ज़्यादातर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को हम एम, एल और टी की टर्म्स में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ एल, टाइम टी। इस टी को जब हम ऊपर पहुंचाएंगे तो ये टी की पावर -1 होगी। यहाँ अगर आप देख रहे हैं मास नहीं है तो मास की पावर 0। ये जो एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि ये m की पावर 0 है, l की पावर 1 है और t की पावर -1 है। इन्हीं पावर्स को हम डायमेंशंस बोलते हैं। तो डायमेंशंस का मतलब उन पावर से है जिन पावर्स को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पर रेज करते हैं किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। इन पावर्स को अगर हम बदल देंगे तो फिर ये डिराइव्ड क्वांटिटी बदल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन तो A इज इक्वल टू क्या होता है अभी? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड, और टाइम को भी हम सेकंड में लेते हैं, तो यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर लेंथ की यूनिट है इसलिए एल, सेकंड टाइम की यूनिट है इसलिए टी, और टी स्क्वायर है तो ये बन जाता है m की पावर m नहीं है यहाँ पर भी, तो m की पावर 0 है, l की पावर 1 है और t की पावर -2। देखिए जब m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1 थी तब ये एक्सप्रेशन स्पीड के लिए था। लेकिन जैसे ही हमने t की पावर को -1 से बदलकर -2 कर दिया, अब ये स्पीड नहीं है, अब ये एक्सीलरेशन बन गया, है ना। तो ये जो पावर्स हैं, इन पावर्स को बदल देने से ड्राइव्ड क्वांटिटी बदल जाती है। इन पावर्स को हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड की जो डायमेंशन है वो मास में 0 है, लेंथ में 1 है और टाइम में -1। एक्सीलरेशन की अगर बात करें तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन मास में 0 है, लेंथ में 1 है और टाइम में -2 है। इसी तरीके से डिफरेंट ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की हम डायमेंशंस को पता कर सकते हैं अगर हमें उसकी यूनिट या हमें उसके लिए कोई फार्मूला पता है, ठीक है।
तो जो जो फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं उन सभी फॉर्मूले के लिए आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और टर्म आती है डायमेंशनल फार्मूला। जब हमने लिख दिया m0 l1 t-1 और इसको इस ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये जो एक्सप्रेशन बना, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये डायमेंशनल फार्मूला ये बताता है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी किस तरह से किसी ड्राइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, या कोई ड्राइव क्वांटिटी किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करती है। क्या वो डिपेंड करती भी है कि नहीं करती है। जैसे स्पीड मास पर डिपेंड नहीं कर रही, लेंथ पावर पॉजिटिव है इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम -1 है इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कोई डिराइव्ड क्वांटिटी किसी फिजिकल क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करती है, कितनी डिपेंड करती है, ये एक डायमेंशनल फार्मूला एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म आती है डायमेंशनल इक्वेशन। अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूले के साथ इक्वेट कर दें, तो जो इक्वेशन हमें मिलती है इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे स्पीड की जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो हो गई स्पीड इज इक्वल टू m l t की पावर -1, इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, तीन चीज़ें आप समझ लीजिए। क्या क्या? डायमेंशंस वो पावर्स हैं जो कि किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर रेज की जाती हैं किसी ड्राइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरा डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला एक एक्सप्रेशन है जो ये बताता है कि कोई ड्राइव क्वांटिटी किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर कैसे और कितनी डिपेंड करती है। तीसरा डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूले से इक्वेट करके जो इक्वेशन मिलती है उसको हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशंस कहाँ से आई, क्या हैं, डायमेंशनल फार्मूले कैसे निकाले जाएं। आपने 10th स्टैंडर्ड तक जितने भी फार्मूले पढ़ रहे हैं उन सभी के डायमेंशनल फार्मूले आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से पढ़ रखे हैं आपने, कोई भी बताइए। क्या आपने फोर्स पढ़ रखा है? हाँ भाई, फोर्स पढ़ रखा है ना। फोर्स के लिए फार्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, m को हम m से रिप्रेजेंट कर देंगे, और एक्सीलरेशन अभी हमने देखा था m पे तो डिपेंड ही नहीं करता, l पर भी डिपेंड करता है और t पर -2 आया था। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mlt-2। ऐसे ही अगर हम वर्क का निकालना चाहें तो भाई वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का तो हमने निकाल लिया mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, लेंथ के लिए हम l लिख देंगे, तो ml2t-2, ये भाई वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ये वर्क का, ये फोर्स का। इस तरह से जितने भी डायमेंशनल फार्मूले, जितने भी फार्मूले आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ रखे हैं उन सभी के डायमेंशनल फार्मूले आप निकाल सकते हैं। दिक्कत आएगी उन डायमेंशनल फार्मूलों को निकालने में जिनके बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा है। 11th स्टैंडर्ड में धीरे धीरे जब हम उन फार्मूलों को पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो वो भी हमें निकालने आ जाएंगे। ठीक, अब बात आती है कि इस डायमेंशंस को लिखने की ज़रूरत क्या है, इसका कोई यूज भी है। तो हम इसकी 3 एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं। हम किसी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, हम किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आज आप क्या करेंगे कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए आप डायमेंशनल फार्मूले लिख करके देखेंगे। इसके बाद मैं इसकी आपको एप्लीकेशंस नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।